हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे उन प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपको हर सेक्शन वाइज में आपको कभी डिटेल्स बताते आ रहा हूँ। तो चूँकि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत करीब आने 10 जनवरी से, तो हम आज से प्रैक्टिस करेंगे 20 प्रश्नों का। इसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव वाइज पढ़ेंगे। टू रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करेंट होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एनकोल्ड होगा। तो हम बात करते हैं कि उन प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो हम वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको एक बात बता दें कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप वैसे प्रश्न को आप अभ्यास कीजिए जो आप प्रीवियस क्वेश्चन आप देखिए और अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्या डिमांड करता है उस अनुसार प्रश्न को आप हमेशा अभ्यास करते रहिए। बाकी जो टॉपिक वाइज पढ़ना है अपना पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम आज से प्रैक्टिस करते हैं 20-20 प्रश्न का, उन प्रश्नों का जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आज से एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं, जिसमें से प्रतिदिन मतलब आज से हमेशा जब तक से आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और बाकी जो आपका टॉपिक वाइज होगा तो मैं प्रैक्टिस के एंड में आपका हर एनालिसिस होगा या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको बताते चलूँगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आज जो प्रश्न लेकर आया हूँ, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप कितना सही बना पाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँगा। जहाँ दिक्कत हो आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ देना, ठीक है। और इसके बाद ये आप जज करना खुद को कि आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। और इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको दिखाना कि बताना कि कितना आपने सही किया और कौन सा आपका विकल्प सही है, ठीक है। एग्जाम कैसे घुमाता है, हमको कभी कभी लगता है कि ये प्रश्न का आंसर तो सही है, बट ऐसा सही नहीं होता है। वो घुमावदार प्रश्न होता है। प्रश्न तो सही रहेगा लेकिन जो विकल्प होता है ना वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसी टेढ़ा मेढ़ा को ध्यान रखना है। और ये काम तब कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में क्या होगा कि क्वेश्चन भी होगा लेकिन उसका आंसर एग्जाम में नहीं दे पाएंगे। तो आज जब मैं प्रश्न लेकर आया हूं तो सबसे पहले आप अपना आंसर दीजिए और बताइएगा कि कौन सा सही है, तो मैं बताऊं कैसे सही है, ठीक है। आइए उन प्रश्नों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप जो प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। किस दोस्तों, मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। आप अपना आंसर बताइए। ए नंबर में क्या कांस्य का, पसाड़ का, और बी में है आपका लौह, तीसरा है ताम्र। मैं आपको बता दूं कि कांस्य जस्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, लौह जो आयरन लोहा है, पसाड़ में क्या होता है कि पसाड़ से याद रखिए पत्थरों का, ठीक है, यानी पत्थरों का औजार। ताम्र मतलब चालकुलोथिक युग यानी तांबे का। तो सबसे पहले तो मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था, लेकिन पूछा क्या है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो सबसे पहले आप इसका ना आंसर कमेंट बॉक्स में छापना दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है ताकि आपको आंसर ना चूज करने में दिक्कत ही नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रागैतिहासिक काल वैसे काल जिसका लिखित रूप में विवरण उपलब्ध ही नहीं है, यानी प्रागैतिहासिक काल का लिखित रूप में विवरण उपलब्ध नहीं है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसी के बाद दूसरा काल आता है आद ऐतिहासिक काल। क्या दोस्तों, आद ऐतिहासिक काल।
दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। कौन सा काल आता है? पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद ऐतिहासिक और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लिखित विवरण उपलब्ध तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, यानी लिखित विवरण उपलब्ध है जिसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको क्या बोलते हैं? आद ऐतिहासिक काल। और जिस काल में लिखित विवरण उपलब्ध के साथ साथ पढ़ा भी गया है, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। पहले दोस्तों ना किस पत्रों, ताम्र पत्र, भोज पत्रों पर लिखा जाता था। ठीक है, तो जिस काल का विवरण कोई लिखित नहीं है, प्रागैतिहासिक, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन क्या है कि उसको पढ़ा नहीं जा सका, आद ऐतिहासिक काल। और जिसका लिखित विवरण उपलब्ध के साथ साथ पढ़ा भी जा सका, उसको दोस्तों बोलते हैं ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के ही अंदर हम पढ़ते हैं इतिहास पढ़ते हैं, जिसको 3 कालखंडों में बांट दिया गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले जब प्रागैतिहासिक काल की बात आता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले इसका विभाजन 2 युग में किया गया। पहला पाषाण युग में और दूसरा धातु युग में। मैंने क्या बताया कि प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, पहला पाषाण युग में और दूसरा दोस्तों धातु युग में। ठीक है, तो पाषाण युग में पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा कौन सा? मध्य पाषाण काल। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल। ठीक है, कौन सा काल? दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा में क्या? नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। तो आद प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में हो गया ना, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब यहीं से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस पर निर्भर था? तो पूरा पाषाण काल में आखेटक था, संग्राहक था। मतलब कि वो क्या करता था? पशु वाला जिंदगी था। ठीक है, यानी पशुओं के साथ घूमना, पशुओं के लिए मारना, शिकार करना, कंदमूल खाना, जहां नदी हो वहीं पर विश्राम करना, ये पहले वाली काल में, यानी प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल में। जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, यानी मध्य पाषाण आया, तो इसमें पूछता है ना कि पशुपालक, यहाँ के जो लोग थे, चारा थोड़ा सा पशुओं का ध्यान रखने लगे, यानी पशुओं को पालने लगे। तीसरी जब आया काल, नव पाषाण काल, तो थोड़ा सा जैसे मनुष्य परिचित हुआ, तो वो उन्होंने किस चीज का? जिसने पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, किस काल में? पूछता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में, क्योंकि मनुष्य जो ना थोड़ा सा डेवलपमेंट कर चुका था। अब इसके बाद कौन सा काल आता है? तो धातु युग आता है। तो पूछता है ना कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा धातु? तो धातु में ना क्या बना? तांबा का। कौन सा धातु? तांबा का, यानी तांबा का प्रयोग किया गया। तांबा के बाद फिर कौन सा काल आया? कांस्य युग दोस्तों, जिसमें तांबा और टीन का मिश्रण होता है, यानी कांस्य युग किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को कौन सा काल बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी बोलते हैं। इसके बाद आता है लौह युग, जिसमें लोहा का, तो लोहे से लोग परिचित किस काल में होते हैं? वैदिक काल में। ठीक है, लोहे का परिचय किस काल में हो जाते हैं? वैदिक काल में। तो अब तो आपको क्लियर हो गया, आपका आंसर तो दे ही सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो संस्कृति थी किस लिए महत्वपूर्ण था? तो खाद्य संग्राहक के रूप में। मध्य पाषाण काल में पशुपालक वर्ग और आग का आविष्कार होता है किस काल में? पहिए का आविष्कार होता है नव पाषाण काल में। तांबा का तांबा युग, अंचल क्लोथिक युग कहते हैं। और कांस्य युग जब आता है तो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं। लोह से कौन परिचित है? तो लोहे का प्रयोग किया गया वैदिक काल में। तो अब अपना आंसर बताइएगा जो
अब सटीक आंसर आप बताइए कि प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल। कौन सा? पाषाण काल। अब तो समझ में आया ना कि प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? पाषाण काल को। ठीक है, यानी जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। तो पाषाण में क्या होता था? जिसका औजार जो है ना किसका बना जाता था? पत्थरों का। किसका? पत्थरों का। तो बताइए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा संस्कृति को रखा गया? तो आपका क्या हो गया? पाषाण काल आपका आंसर हो गया, यानी सी नंबर। ठीक है, इसके बाद चौथा में दूसरी बात कौन सा है? कांस्य युग। तो कांस्य युग से कौन संबंधित है? बताइए। सिंधु सभ्यता। कौन? सिंधु सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं। और ताम्र युग, यानी ताम्र से यानी तांबा का। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। और लौह से परिचित कब हुआ? वैदिक काल में। ठीक है, किस काल में? वैदिक काल में। अगला प्रश्न बताइएगा कि मानव सभ्यता, नेक्स्ट प्रश्न आप बताइए कि मानव सभ्यता की विकास प्रथम अवस्था। तो मैंने बताया सबसे पहले कौन सा? प्रागैतिहासिक काल आया, इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल आया, इसके बाद क्या है? ऐतिहासिक काल आया। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या करता था? खाद्य संग्राहक बरताने खाने के लिए कहाँ एक दूसरे को जंगल जंगल भटकना पड़ता था, यानी पशु वाला जीवन था, यानी पशुओं का शिकार किया जाता था। तो बताइए किस काल में मानव सभ्यता के विकास प्रथम अवस्था कौन सी है? तो शिकार अवस्था है। आपका आंसर बी नंबर। कौन सा है? शिकार अवस्था। क्योंकि उस समय खाद्य अखेट कहा जाता था, यानी अपने भोजन के लिए ना डिपेंड प्राकृतिक के ऊपर था। ठीक है, अगला प्रश्न आप बताइए कि प्रागैतिहासिक काल, तीसरा नंबर, कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण, अब इन उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते हैं? मैंने बताया ना कि प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण लीजिए, पाषाण काल के मतलब पत्थरों का। तो आप ये बताइए कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण और हथियार किसके बने होते हैं? तो तांबा का। तो देखिए तांबा युग तो अलग हुआ ना, सबसे पहले आया पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो इसके बाद आया तांबा का, तो पत्थरों का, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण किसके बने होते थे? किस काल में? तो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो पत्थरों का बनाया जाता था। किस काल का? यानी प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल में कौन सा संस्कृति रखा जाता है? तो पाषाण काल। और पाषाण काल में जो पाषाण काल में पत्थरों का औजार बनता था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार के रूप में जाना गया। अगला प्रश्न आप बताइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप बताइएगा, 4 नंबर। ठीक है, कौन सा? प्राचीन मानव ने सबसे पहले पक्षी को नहीं पशु को, सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो याद कीजिए सबसे पहले किस पशु को? आपका कुत्ता को। सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा धातु का इस्तेमाल किया? तांबा को। इतना याद रखिए, एकदम इजी प्रश्न, और आपके एग्जाम में ना ऐसे से ऐसा ही उठाता है प्रश्न, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बस ऐसा प्रश्न होता है जो आप बना दीजिए, लेकिन एग्जाम में ना थोड़ा सा माइंड बस पुशअप करना होता है। अगला बताइए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? जल्दी से आप बताइए दोस्तों कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? घटोत्कच गुप्त हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है, इसके बाद आपका श्रीगुप्त है और आपका रामगुप्त है। जल्दी से बताइएगा कि गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश का संस्थापक किसने किया था दोस्तों? यानी श्रीगुप्त को। कौन सा? श्रीगुप्त।
और एक बात और बता दें कि पूछा ना गुप्त वंश, तो एक बात याद रखिए, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। कौन सा दोस्तों? स्वर्ण काल। यानी सबसे अधिक सोना किस काल में जारी हुआ? स्वर्ण काल में। सबसे अधिक सोने का मंदिर किस काल में बनवाया गया? तो याद रखिए गुप्त काल में। अब गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? श्री गुप्त ने। किसने? श्री गुप्त ने। अब इतना याद रखिएगा। इसके बाद कौन श्री गुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच गुप्त। ठीक। अब इसके बाद श्री गुप्त वंश में प्रथम शासक यदि माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है दोस्तों। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। और उस समय ना किस चीज का उपाधि धारण होता था? महाराजा का। तो महाराज धीराज का, महाराजा धीराज का उपाधि किसने धारण किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा धारण किया था? महाराजा धीराज। कौन सा? और इन्होंने लक्ष्मी राजकुमारी दोस्तों, कौन सा? लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया? वैवाहिक स्थिति संबंध स्थापित किया, जिससे इनका पुत्र कौन हुए? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इतना याद रखिएगा। ठीक है। और इसके बाद इसमें प्रतापी शासक कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कौन सा उपाधि दिया मिला इनको दोस्तों? विक्रमादित्य। इन्हीं के शासन काल में कौन लोग रहते थे? नवरत्न। पूछता है कि नवरत्न किनके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में। अगला बताइएगा प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ था? किनके बीच हुआ था? मध्य मतलब बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ दोस्तों? आप जल्दी से बताइए। आपका आंसर क्या है? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा संगा, गौरी और जयचंद, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन सा आंसर है दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर तो आपको एकदम पूरा याद होना ही चाहिए। तो पहला बता रहे हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने किस वंश का स्थापना किया? मुगल वंश का। तो मुगल वंश ने कौन सा किसके बीच युद्ध हुआ? तो पानीपत का। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किनके बीच हुआ था? ए नंबर। आपका आंसर ए नंबर है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये बाबर जो राणा संगा के बीच कौन सा? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिए, खानवा का युद्ध। इसमें बाबर की जीत हुई थी, नोट कर लीजिएगा। हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। और तीसरा किसके बीच हुआ था? 1528 ईस्वी में, जिसको चंदेरी का युद्ध बोलते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कौन सा युद्ध? भारत अफगान युद्ध हुआ था। कौन सा दोस्तों? अफगान घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान के बीच हुआ था। क्लियर? अब
बताइए अब आपका आंसर कि पूछे एग्जाम में कि बाबर और राणा खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, इसके बाद पूछे कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के, जिसमें हमेशा बाबर ना क्या हुआ, बाबर की जीत हुई। इतना याद रखिएगा, बाबर की जीत हुई। और बाबर ने अपना, बाबर एक प्रथम शासक था जिसने अपना कौन सा, अपना जो ऑटोबायोग्राफ, अपना जो जीवनी खुद लिखा, जिसका तुजुक ए बाबरी कहा गया, जिसे तुजुक ए बाबरी कहा गया। अब देखिए यहां से एक और प्रश्न बन के आता है कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा? तो याद कीजिए तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ था? पहला हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, उस पृथ्वीराज की जीत हुई। दूसरी बार क्या हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज को पूरी तरह से पराजित कर दिया। यानी तराइन किसका, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरी युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। अगला बताइएगा कि 1939 में 1939 में गठित प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया? दोस्तों एक बात है, त्रिपुरी सम्मेलन, ठीक है, त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर थे सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बीच कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आप बताइए कि 1939 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा क्यों दे दिया? तो सबसे पहले विकल्प ए पढ़िए कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने। तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ना माउंटबेटन योजना, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। दूसरा है कि वायसराय से असहमति के कारण, वायसराय से कोई सहमति असहमति का निर्णय नहीं लिया गया। तीसरा है कि मुस्लिम लीग के असहयोग के कारण, मुस्लिम लोग ने सहयोग असहयोग, बिल्कुल गलत। आपका आंसर है डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। यानी भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण, यानी ब्रिटिश ने क्या किया कि बिना भारत से पूछे भारत को किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इसी के कारण मंत्रिमंडल, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्रिपुरी सम्मेलन के बाद 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। यानी आपका आंसर क्या हुआ? डी नंबर। अगला प्रश्न बताइएगा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि ग्रहों की गति, देखिए यहां आपको एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी ग्रहों की गति के बारे में खोज किसने की, जानकारी किसने दी है? सबसे पहले यहां पर ग्रह हटा दिया जाए ना, तो बच्चा यहां से ग्रह की, तो बच्चे गति का नियम, ठीक है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, और हमारे दिमाग में चलता क्या, ग्रह गति तुरंत ना, तो हम क्या करते, केपलर पर आंसर लगा देते हैं। लेकिन जब गति का नियम पूछे तो याद रखिएगा आपको आंसर न्यूटन होगा। ठीक है, यानी गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन ने। लेकिन पूछे ग्रहों की गति का नियम के प्रतिपादन किसने किया था, ग्रह के बारे में परिचित किसने कराया था? तो ग्रह के बारे में केपलर ने परिचित कराया था। और कोपरनिकस किसका परिचित कराया गया था?
दोस्तों याद रखिएगा सौर मंडल का। सौर मंडल का परिचय किसने करा था? कोपरनिकस ने। और दूरबीन का दोस्तों, खगोलीय पिंड बताइए, दूरबीन का 1610 ईस्वी में किसने परिचित कराया था यानी खोजा था? गैलीलियो ने। तो न्यूटन ने। तो याद रखिए गति का नियम किसने दिया, प्रतिपादन किया था? न्यूटन ने। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी जो बनी यानी पृथ्वी के भूपाटी को क्या बोलते हैं? पहली जो पृथ्वी के स्थल मंडल ना, तो उसमें तो कितना परसेंट? तो 71% तो पानी ही हो गया, तो 29% पृथ्वी बचा। इसके बावजूद पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी की बात करें तो सबसे अधिक ऑक्सीजन कितना 23% ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी सबसे अधिक पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। आपका आंसर क्या है? डी नंबर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है कि एक प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछ देगा। और मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, इसमें से एक बात याद रखिएगा कि आपका एग्जाम में उतना डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आता है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से हर प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अकॉर्डिंग टू मैं वैसा ही प्रश्न लेकर आए जो आपके एग्जाम में आए। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ते रहें और एग्जाम में आने की संभावना न हो। ठीक है, अगला बताइएगा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत, नेक्स्ट बताइएगा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, यहां पर जल की बात क्या है? शुद्ध जल की बात करें ना तो 0.03% है, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछन कितने प्रतिशत पर, तो याद 74%, 71। मैंने अभी जस्ट बताया 71% पर। तो ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में आपको ना दे देता है 70.8 विकल्प में। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि विकल्प में कभी कभी 71 पॉइंट ना आपको दिया है 71%, ये सही आंसर है। यदि इसी के जगह पर 70.8 दे दे तो क्या करेंगे आप? 70.8 दे दे, एग्जाम में विकल्प चेंज कर देता है। प्रश्न तो आपको याद रहेगा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, आपको उत्तर याद रहेगा 71%। एग्जाम में जब जाइएगा वहां पर 70.8 दे दिया गया, बस आपको कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 70.8 आंसर होना चाहिए। तो बताइए आपका आंसर कितना? 29%। इसका मतलब क्या है? स्थल मंडल है। और 71% क्या है? जल है। तो पृथ्वी में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल मंडल पाया जाता है? 71। आदि विकल्प में 71 ना हो, 78% है, तो आपका आंसर राइट होगा। अगला बताइएगा कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? स्टील प्रोजेक्ट कहाँ पूछा ना, शहर स्थापित किया गया है। यानी भारत का सबसे पहला स्टील प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए। इस प्रश्न का आंसर दोस्त ना इतना बढ़िया से देखिए, इसको अब रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, एक बार समझ जाइए। एक प्रश्न यदि आपका एग्जाम में आ गया ना तो समझिए कि आप कितना लड़का लोग से, स्टूडेंट से आप आगे निकल जाइएगा। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जो है ना भिलाई है। कौन सा है? भिलाई। अब भिलाई कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। किसके सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई थी दोस्तों। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के किस पंचवर्षीय योजना काल में? ये भी याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। ठीक है, तो इसी समय आता है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ठीक है, तो दूसरा आता है, याद रखिएगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। कब? 1956 में हुआ था। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था। राउरकेला दोस्तों किसके सहयोग से? जर्मनी के स्थिति से। 3 को याद रखिएगा। राउरकेला
किसके सहयोग से स्थापना किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1959 में। और कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, अब आपका हुआ क्लियर आंसर कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया? भिलाई। और भिलाई कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ, रूस के सहयोग से। किस पंचवर्षीय योजना काल में? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ना उद्योग को, किस चीज को? उद्योग को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्त आप बताइएगा, ओके चलिए अगला प्रश्न आप बताइए कि भारत की संविधान सभा, दोस्तों भारत की संविधान सभा किसके अनुसार यानी किसके कहने पर गठित की गई थी? बताइए कि भारत के संविधान सभा किसके कहने पर गठित की गई थी? आपका आंसर है साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, माउंटेन योजना यानी माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। बताइए, तो मैं आपको विकल्प से बता देता हूं, ठीक है, आप बताइएगा। जैसे साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति गठन किया गया था 1927 में, लेकिन भारत पहुंचते पहुंचते ना दोस्तों क्या हुआ था? साइमन कमीशन की गठन हुआ था 1927 में। कब दोस्तों? 1927 में। और भारत में कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 में। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 लोग सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे दोस्तों? सभी सदस्य अंग्रेज थे। जैसे साइमन कमीशन भारत में आया, इसका विरोध शुरू हो गया। जहां जहां भारत में गया इसकी विरोध शुरू हो गया, क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और इसी साइमन कमीशन के विरोध करने के चक्कर में लाला लाजपत राय को लाठी से मारकर दोस्तों उनकी क्या मृत्यु हो गई। यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी के कारण ही हो गया, क्योंकि साइमन कमीशन का क्या करते थे दोस्तों? वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन तो होगा नहीं। क्रिप्स मिशन दोस्तों हुआ था 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। क्यों आया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1949 में शुरू हो गया था। और भारत के जो आदमी थे यानी भारतवासियों क्या करना चाहते थे ना? फुसलाना चाहते थे। यानी भारतवासियों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए, फुसलाने के लिए ये लोग आए थे। कौन? क्रिप्स मिशन। कब आए थे दोस्तों? 1942 में आए थे। अब देखिए माउंटबेटन योजना यानी 1946 के बाद, 1946 के बाद गठन किया गया माउंटबेटन योजना। और इसी के तहत दोस्तों हमारा देश ना आजाद हुआ। ठीक है, तो अब कैबिनेट मिशन योजना प्लान कब आया था दोस्तों? तो 1946 में। और 1946 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। आइए थोड़ा सा हम भारतीय संविधान का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके कहने पर बनाई गई थी? तो याद रखिएगा 1946 कैबिनेट मिशन के कहने पर गठित किया गया था, जिसका पहला बैठक दोस्तों कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में, जिसका अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखिए कौन दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये पूछता है आपके एग्जाम में कि अस्थाई सदस्य के रूप में पहले किसको बनाया गया?
तो सच्चिदानंद सिन्हा को। यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। और दूसरा कब हुआ दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 में। इसके अस्थाई, अब यानी अस्थाई के बाद ना अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। तो अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद दोस्तों कहाँ के थे? बिहार के थे। और राजेंद्र प्रसाद ही भारत के क्या बने? प्रथम प्रेसिडेंट बने दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति बने। इतना क्लियर हुआ। और संविधान सभा ने संविधान, अब यहां पर एक और प्रश्न बन के आता है कि संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने दोस्तों संविधान बनकर तैयार कब कर दिया गया था और उसको अंगीकृत किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या हुआ? हमारा देश का संविधान लागू हो गया। इतना याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न आप बताइए कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर। कब? 1946 में। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, क्या दोस्तों? मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान के भाग 4, तो भारतीय संविधान के भाग 4 दोस्तों किसमें है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसका कि कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और ये भारत के संविधान में कहां से लिया गया है दोस्तों? याद रखिएगा, आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तक वर्णन है? तो 36 से 51 तक। और इसी में दोस्तों भाग 4 के क में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। अब पूछा ना दोस्तों किस अनुच्छेद में? तो 51A में है। किस अनुच्छेद में है? 51A में। और मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में किस समिति के सदस्य, किस समिति के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया? जोड़ा गया था। किस भाग में? तो भाग 4 के क में। अनुच्छेद किस में कहा गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 के क में है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, बाकी सब गलत है। और अनुच्छेद 52 में यानी भारत के राष्ट्रपति का वर्णन करता है कि भारत के राष्ट्रपति का होगा। और जो समस्त जो होगा ना उनकी शक्ति कार्यपालक यानी अपनी समस्त शक्ति कार्यपालक शक्तियां होगा किसके सहयोग से करेंगे? अपने मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद के सहयोग से। क्योंकि भारत का कार्यपालिका कौन होते हैं? कार्यपालिका का प्रमुख प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं। तो सरकार का अंग पूछता है ना दोस्तों, तो कौन होते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं ना दोस्तों उनको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। और राष्ट्रपति को राय सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है। और मंत्री परिषद के जो प्रधान होते हैं उनको प्रधानमंत्री कहते हैं। इसके ये तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका दोस्तों संसद को, और इसके बाद न्यायपालिका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को। यानी हमारा भारत का एक मात्र कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। यानी राय सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है। और किनको? कार्यपालिका को। और कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं उनको हम बोलते हैं राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला है कि
पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसको है दोस्तों, बताइए। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसको है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को है। किसको है? राष्ट्रीय विकास परिषद को है। इसकी स्थापना दोस्तों 6 अगस्त 1952 में किया गया। इतना एकदम एग्जैक्ट डेट ना याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। ग्राम पंचायत का गठन कहाँ किया गया दोस्तों? नागौर जिला राजस्थान। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 में। सबसे पहले इनका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इतना याद रखिए। अगला प्रश्न बताइए, आपका आंसर बी नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए कि पूर्ण रूप से संचालित बैंक कौन सा है? यानी यहां पर ना आपका कुछ छोड़ दिया है, सीमित देयता के आधार पर। क्या दोस्तों? सीमित देयता के आधार पर, सीमित देयता के आधार पर पूर्ण रूप से संचालित बैंक कौन सा है जिसकी स्थापना 1881 में हुआ था? तो याद रखिए अवध कमर्शियल बैंक है। कौन है दोस्तों? अवध कमर्शियल बैंक। और भारत का भारतीय बैंक कौन था दोस्तों? तो उस समय पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1894 में की गई, यानी भारत का पहला बैंक था। और भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना इससे पहले दोस्तों इसका नाम था इंपीरियल बैंक, और 1 जुलाई 1955 यानी 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। और विदेश में यानी पूछता है ना कि विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है? तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, यानी भारतीय स्टेट बैंक का है। ठीक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न दोस्तों बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में दोस्त बताइए कि मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं कैसा आपका है, क्या आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा ही आपके एग्जाम में आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों मैं प्रश्न लेकर आऊंगा। ठीक, अगला बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? यानी दोस्तों IMF। चलिए अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1945 में, 1947 में या 1948 में? तो मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको डेट याद है तो 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष याद रखिएगा IMF की स्थापना कब हुई? 1945 में। वुड्स वेलन किस समिति के द्वारा? तो वुड्स वेलन समिति के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। ठीक है, बुटन-बेट सम्मेलन के द्वारा 1945 में किसकी स्थापना हुई? IMF की, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और वर्तमान में इसका सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों? 189। जो इसका काम क्या होता है कि ये ना अपने सहयोग, जो इसके सदस्य देश है ना, इन्हीं को मदद करता है। यानी वित्तीय आपात की स्थिति में दोस्तों IMF उन सदस्यों को मदद करता है जो किनका? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य हैं। अगला बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को, जब हमारा देश आजाद हो गया दोस्तों, तो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पशु हैं। तो बताइए राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया?
तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। और तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? पूछता है एग्जाम में 3:2। और तिरंगा के जो बीच में ना जो चक्रीय है ना दोस्तों गोला, इसमें चक्रीय की संख्या कितनी है? 24 है। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था दोस्तों। और भारतीय संविधान सभा ने इसको अपनाया था दोस्तों कब? 22 जुलाई 1947 में। आपका आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न बताइए। ठीक है, अगला बताइएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? यानी भारत एक खोज। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक ने दोस्तों कौन है? इसके बाद में बहुत जल्दी ही जितना भारत के लेखक और पुस्तक और लेखक हैं उनका सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा, आपको छूटने की चांस नहीं बनेगा। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो याद कीजिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज का दोस्तों इतना ही प्रश्न है, 20 प्रश्न जो मैं आपको एग्जाम के लिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण गेस किया था। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसी टाइप्स में प्रश्न लेकर आऊं जैसा आपका एग्जाम डिमांड करता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी जैसे मैंने प्रैक्टिस कराया इसको आप 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा, फिर हम अगले बैच अगले क्लास में फिर 20 प्रश्न लेकर आएंगे। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होगा सारा चीज़ मैं नोटिंग कराते चलूँगा। बस आप जो है ना एक बार पढ़ते, बस आपको ऐसा होना चाहिए कि आप जो ना रिपीट करते चलिए। बस आप क्वेश्चन को ना सिर्फ रिपीट कीजिए, क्योंकि आप जो है ना पूरा डिफाइन पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, टाइम उतना है नहीं। बस एक बार आंख से देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि आखिर कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा प्रश्न में दिक्कत हो रहा है। मैं दोस्तों आपको पूरी समझाने का, याद करवाने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में, और तब तक के लिए दोस्तों अपना हंसते मुस्कुराते रहिए। और मिलते हैं हम अगली क्लास में और अगले उन प्रश्नों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।